वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे बीपीएससी एडीओ मॉडल प्रैक्टिस सेट 3। दोस्तों, इस सेट में हमारे द्वारा जीके जीएस के महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन लाए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। दोस्तों, इस सेट से आपके एग्जाम में 15 से 20 नंबर तक पूछे जाने की संभावना है दोस्तों, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करते चले। और दोस्तों, हमारे द्वारा प्रत्येक प्रश्न के नीचे उत्तर और व्याख्या दिया गया है। व्याख्या से आपके काफ़ी प्रश्न एग्जाम में बनेंगे दोस्तों, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को आप एग्जाम देने से पहले जरूर से जरूर देख कर जाएं। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार को एक अलग प्रांत बनाने की मांग के लिए 1906 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो इसे पटना में समायोजित किया गया था, प्रादेशिक सम्मेलित किया गया था, आयोजित किया गया था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण के प्रयासों से पटना में यह सम्मेलन हुआ जिसने बिहार को बंगाल से अलग करने की आधारशिला रखी थी। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी है। यहाँ अंतःस्रावित ग्रंथि की बात कही जा रही है दोस्तों, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यह है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो है सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि है। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि थायराइड ग्रंथि गले में स्थित होती है। ध्यान रहे, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लेकिन बहिःस्रावित है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। दोस्तों, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यह किया जाता है दोस्तों अनुच्छेद 243 का आई के तहत। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। अनुच्छेद 280 भारत के केंद्रीय वित्त आयोग से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो दोस्तों, यह स्थित है पश्चिमी चंपारण में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कई लोग नाम की वजह से राजस्थान समझ लेते हैं लेकिन यह बिहार के बेतिया पश्चिम चंपारण में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। दोस्तों, न्यूटन के तीनों नियम आपको याद करके जाना है क्योंकि इससे काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और एक प्रश्न तो इससे ज़रूर से ज़रूर रहेगा ही रहेगा। तो न्यूटन का जो वह नियम है जिससे रॉकेट उड़ता है, उड़ान भरता है, वह है तृतीय नियम। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, इसीलिए रॉकेट उड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव जी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में औपचारिक गठन के समय आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष और जेपी नारायण सचिव बने थे, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से प्रभावित होता है। तो पीलिया रोग से जो है यकृत जो है मुख्य रूप से प्रभावित होता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे कि रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाने से त्वचा और आंखें पीली होती है। किसकी मात्रा? तो बिलिरुबिन की मात्रा। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 किसकी अध्यक्षता में हुआ था। कांग्रेस के अधिवेशन से आपके एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स पूछे जाएंगे दोस्तों, इसलिए इस टॉपिक को भी आपको कवर कर लेना है। तो ये जो 1922 में अध्यक्षता की गई थी गया में, ये किया गया था चित्तरंजन दास जी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि
इस अधिवेशन के बाद कांग्रेस के भीतर मतभेद हुए और 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल गोदीवाड़ा के लिए प्रसिद्ध है? तो वह स्थल है दोस्तों लोथल। लोथल जो है गोदीवाड़ा के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे व्याख्या देखेंगे कि यह वर्तमान में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोथल किस नदी के तट पर स्थित है, तो भोगवा नदी के तट पर। हमारा अगला प्रश्न है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की चाल जो है दोस्तों सबसे अधिक इस्पात यानी स्टील में होती है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक, फिर तरल में और गैस में सबसे कम होती है। निर्वात में ध्वनि यात्रा नहीं करता, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है बिहार में सीता माता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा 251 मीटर कहाँ स्थापित की जा रही है? तो दोस्तों यह किया जा रहा है सीतामढ़ी में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि रामायण सर्किट के तहत यह एक महत्वपूर्ण परियोजना है। हमारा अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो दोस्तों विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि टंगस्टन का गलनांक बहुत उच्च लगभग 3422 सेंटीग्रेड होता है, इसीलिए यह उच्च ताप पर भी नहीं पिघलता है, ये आपको याद रखना है। ये आपका जो टेम्परेचर है ये भी आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्य सौंपे गए हैं, यह किस अनुच्छेद के तहत है? दोस्तों अनुच्छेद से तो आपके एग्जाम में 5 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है, इसलिए अनुच्छेद को आप पूरा याद कर जाएंगे। तो यह किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 243 का जी के तहत 29 कार्य सौंपे गए हैं। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसमें पंचायतों की शक्तियों अधिकतर और उत्तरदायित्व का वर्णन है। हमारा अगला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो दोस्तों यह लिया गया है मुंडकौप उपनिषद से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में बरौनी ताप विद्युत को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसे कोयला प्राप्त होता है झरिया से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि झरिया झारखंड में इसे मुख्य रूप से कोयले की आपूर्ति की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि कोशिका की खोज 1665 में किसने की थी? तो कोशिका की खोज जो है दोस्तों यह 1665 में किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि उन्होंने कॉर्क के एक पतले टुकड़े में मृत कोशिका को देखा था। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था, ये भी आपको याद रखना है। ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 22 मार्च जल दिवस और 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 5 जून पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह क्रम अक्सर पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार विधानसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या 243 होती है, ये आपको याद रखना है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि विधानसभा में 243 सदस्य जबकि विधान परिषद में 75 सदस्य होते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है, इसे आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। ये आपको याद रखना है, नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। इसका जो उपयोग होता है चिकित्सा में हल्के एनेस्थीसिया के रूप में किया जाता है, मतलब थोड़ा सा
मूर्छित करने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है कि विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है भागलपुर में। इस प्रश्न का आपका व्याख्या देखेंगे कि यह एशिया का एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य है। डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव अधिकार उपयोग की स्थापना भारत में किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों यह हुआ था 1993 में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि पीतल और कांसा दोनों में कौन सी धातु समान रूप में पाई जाती है? तो दोस्तों इसमें समान रूप में पाई जाती है तांबा। ये आपको याद रखना है, तांबा पाई जाती है दोनों में। यहाँ इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पीतल का होता है तांबा और जस्ता, कांसा का होता है तांबा और टिन, अतः तांबा दोनों में पाया जाता है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर तांबा हो गया। हमारा अगला प्रश्न है बिहार का प्रथम दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? तो दोस्तों दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र की बात कही जा रही है दोस्तों, तो यह था द सर्च लाइट। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसकी शुरुआत 1918 में हुई थी। द बिहार हेराल्ड बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार था, लेकिन साप्ताहिक वीकली था, ये आपको याद रखना है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। द बिहार हेराल्ड जो है पहला अंग्रेजी समाचार अखबार था, लेकिन यह साप्ताहिक था। हमारा अगला प्रश्न है कि सौर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यहाँ सौर सेल की बात कही जा रही है, तो यह प्रकाश विद्युत प्रवाह के सिद्धांत पर कार्य करता है। हमारा इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे कि यह सीधे सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो इसकी भाषा जो ली गई है दोस्तों यह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है, लेकिन उसकी भाषा और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ये आपको याद रखना है। इससे आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, इसलिए इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रख लीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने दी थी? तो वह मुगल सम्राट थे अकबर द्वितीय। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अकबर द्वितीय ने अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था और उन्हें राजा की उपाधि दी थी। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है? यहाँ ककोलत जलप्रपात की बात कही जा रही है दोस्तों, तो यह नवादा जिले में स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसे बिहार का कश्मीर भी कहा जाता है और यह नवादा जिले में स्थित है। एक बेहद खूबसूरत झरना है। बिहार का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो ककोलत जलप्रपात को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है ग्रेगरे जोहान मेंडल को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मेंडल ने मटर के पौधे पर अपने प्रयोगों के माध्यम से अनुवांशिकी के बुनियादी नियमों की खोज की थी। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है दोस्तों भाग 3 को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है अनुच्छेद 12 से 35, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है रिक्टर स्केल पर क्या मापा जाता है? तो रिक्टर स्केल पे मापा जाता है दोस्तों भूकंप की तीव्रता। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह एक लघुगणकीय पैमाना है जो भूकंप के दौरान निकलने वाली ऊर्जा को मापता है। हमारा अगला प्रश्न है कि 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान में
बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? यह दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह भी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सदाकत आश्रम की स्थापना जो बिहार में किया गया था, मजरूल हक के द्वारा किया गया था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि उन्होंने दीघा के पास अपने मित्र खेरू मियाँ द्वारा दान दी गई जमीन पर इस आश्रम की स्थापना की थी। ये आपको याद रखना है, खेरू मियाँ के द्वारा जमीन दान में दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग कौन सा है? तो दोस्तों मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह बुद्धि, तर्क और याददाश्त का केंद्र होता है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी यह थी सुचेता कृपलानी जी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि वे 1963 में यूपी के मुख्यमंत्री बनी थी। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल है, ये भी आपको याद रखना है और ये अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की दांडी यात्रा किस तारीख को शुरू की थी? गांधी जी से रिलेटेड आपके एग्जाम में 3 से 5 मार्क्स तक पूछे जाएंगे दोस्तों, इसलिए गांधी जी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वे आप एक बार एग्जाम देने से पहले जरूर से जरूर देख लेंगे। यहाँ पे बोला गया है दांडी यात्रा कब शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था 12 मार्च 1930 को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह यात्रा 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ने के साथ समाप्त हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों बिहार में भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य जो स्थित है यह मुंगेर जिले में स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह गर्म पानी के स्रोतों और पहाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है शुष्क बर्फ वास्तव में क्या है? तो शुष्क बर्फ जो है दोस्तों वास्तव में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है यानी CO2 होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह सीधे गैस से ठोस में बदल जाती है, यह ऊर्ध्वापातन और इसका तापमान बहुत कम होता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो नीति आयोग का गठन जो किया गया था दोस्तों यह किया गया था 1 जनवरी 2015 को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसे योजना आयोग का स्थान लिया, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो दोस्तों 1857 का विद्रोह का मुख्य केंद्र था आरा जगदीशपुर। यहाँ से जो लड़े थे कुंवर सिंह जी लड़े थे, ये आपको याद रखना है। उनकी आयु जो उस समय 80 वर्ष तक की थी। यहाँ से बाबू कुंवर सिंह ने विद्रोह का बिगुल फूंका था, ये आपको याद रखना है। और इनके मृत्यु के बाद वहाँ से कौन लड़े थे ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहा है एग्जाम BPSC के लिए। हमारा अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो दिया गया था दोस्तों यह दिया गया था मोजले के द्वारा यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मोजले की आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है जबकि मेंडलीव की परमाणु भार पर आधारित है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार की कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है? दोस्तों गंगा नदी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, इसलिए गंगा से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों आप एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर देख लें। कोसी नदी जो गंगा से मिलती है यह मिलती है कटिहार कुर्सेला में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कोसी नदी कुर्सेला के पास गंगा में विसर्जित हो जाती है। हमारा अगला प्रश्न है विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति
को क्षमादान की शक्ति प्रदान है। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति से रिलेटेड भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यह है अनुच्छेद 72 के तहत जो है राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमादान की शक्ति माने प्रदान कर सकते हैं, क्षमादान कर सकते हैं। इसके तहत राष्ट्रपति मौत की सजा को भी माफ कर सकते हैं। अनुच्छेद 61 पर से महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण मूलतः किसने करवाया था? तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण मूलतः शेरशाह सूरी ने करवाया था। इस प्रश्न का हमारा व्याख्या देखेंगे कि उन्होंने इसे सोनोर गांव यानी बंगाल से पेशावर तक बनवाया था। इसे उस समय सड़के आजम कहा जाता था। हमारा अगला प्रश्न है कि अग्निशामक में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो अग्निशामक में दोस्तों जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है, यानी CO2 का उपयोग किया जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि CO2 आग को घेर लेती है और ऑक्सीजन की आपूर्ति काट देती है, जिससे आग बुझ जाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष जो है दोस्तों यह है पीपल। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि राजकीय पक्षी गौरैया और राजकीय फूल गेंदा है, ये आपको याद रखना है। ये सारे के सारे फैक्ट आपके एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन के रूप में मिलेंगे। दोस्तों BPSC का आदत रहा है कि छोटा छोटा क्वेश्चन करके बड़ा क्वेश्चन बनाया जाता है और उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमारे द्वारा जो है एक छोटा छोटा क्वेश्चन को भी ये किया गया है, बताया गया है, ताकि आप उन क्वेश्चन से भी उन सारे प्रश्नों का आंसर कर सकें। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो दोस्तों यह विटामिन है विटामिन के। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसकी कमी से होने पर चोट लगने पर खून का बहना जल्दी बंद होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो दोस्तों यह जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 का A और अनुच्छेद 51A के तहत इन्हें जोड़ा गया था, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है पटना में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह बिहार का सबसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि पटना में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि प्रकाश द्वारा वह एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। यह खगोलीय दूरियों को मापने में काम आता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में स्वर्ण भंडार होने के पुख्ता प्रमाण हाल ही में मिले हैं? तो दोस्तों यह मिला है जमुई में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जमुई में सोने के जगह पे मिला है। यहाँ पे भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार जमुई में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार होने की संभावना है। और ये जमुई के किस इलाके में है? तो सोनो नामक स्थान पे पाया गया है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के किस शासक ने पाटलिपुत्रा को अपनी राजधानी के रूप में पहली बार स्थापित किया था? तो दोस्तों यह स्थापित किया गया था उदयन के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि हर्यक वंश के शासक उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र शहर बसाया और राजगीर से अपनी राजधानी यहाँ स्थापित की थी। हमारा अगला प्रश्न है कि सिरका में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में मुख्य रूप से जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसका रासायनिक सूत्र जो होता है CH3COOH होता है, CH3COOH। ये आपको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और टार्टरिक अम्ल
इमली में और साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो दोस्तों यह प्रावधान है अनुच्छेद 280 के तहत। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि राष्ट्रपति हर 5 वर्ष में केंद्रीय वित्त आयोग का गठन करते हैं। यह केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे की सिफारिश करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में तिल्हाड़ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो यहाँ तिल्हाड़ जलप्रपात की बात कही जा रही है, तो यह कैमूर भभुआ में स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह कैमूर पहाड़ियों पर स्थित है और हाल ही के वर्षों में पर्यटन के लिए काफ़ी चर्चित रहा है। हमारा अगला प्रश्न है कि रक्त का थक्का जमाने वाली कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो रक्त का थक्का जमाने वाली कोशिकाओं को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इन्हें सामान्य भाषा में प्लेटलेट्स कहा जाता है। विटामिन के और कैल्शियम भी थक्का जमाने में मदद करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार में किस नदी के तट पर हुई थी? तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो है वह हुआ था निरंजना नदी के किनारे। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बोध गया में पीपल ब्रिज के नीचे निरंजना नदी वर्तमान में फल्गु नदी के किनारे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता जो है ध्वनि हमारा देसी है यानी डेसिबल के द्वारा मापा जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि हर्ट्ज आवृत्ति मापने के लिए और सामान्य बातचीत लगभग 60 डेसिबल होता है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों यह लिया गया है जर्मनी के संविधान से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान जर्मनी से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो दोस्तों यह होता है यहाँ पे कपास का बिहार में उत्पादन होता ही नहीं है दोस्तों, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। कुछ मात्रा में जो है वह होता है दोस्तों उत्तर पश्चिम जिलों में, जैसे कि पश्चिम चंपारण में, परंतु बिहार में कपास का उत्पादन प्रमुख राज्य नहीं है, सीमित है। यहाँ पे मुख्य रूप से यहाँ पे बिहार में जूट के लिए प्रसिद्ध होता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत समताप मंडल में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के सत्याग्रह का सफल प्रयोग गांधी जी ने 1917 में चंपारण में किया, इसके लिए उन्हें किसने आमंत्रित किया था? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन्हें आमंत्रित किया था राजकुमार शुक्ल ने। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मिलकर चंपारण के किसानों की समस्याओं का यानी तिनकठिया प्रथा को बताया था, जिसके कारण गांधी जी वहां गए थे। हमारा अगला प्रश्न है कि पित्तल किसका मिश्रण है? यहाँ पित्तल आपको हमारे द्वारा ट्रिक दिया जाता है, पित्तल को करेंगे पिताजी, यानी ता और जी ता से तांबा और ज से जस्ता, यानी पित्तल का मिश्रण होता है तांबा और जस्ता का। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे तांबा और टीन के मिश्रण से कांसा बनता है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज कथा नामक पत्रिका का संपादक किसने किया था? तो दोस्तों यह किया गया था बाल मुकुंद वाजपेयी के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि क्रांतिकारी विचारों के प्रसार के लिए बाल मुकुंद वाजपेयी ने इस पत्रिका का संपादन किया था। हमारा अगला प्रश्न है
कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी और सबसे छोटी हड्डी क्रमशः कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी को बोला जाता है दोस्तों फीमर और सबसे छोटी हड्डी को बोला जाता है स्टेप्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि फीमर जो है जांघ की हड्डी है और स्टेप जो है मध्य कान की हड्डी है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो वह संविधान संशोधन था 61वां संविधान संशोधन 1989 में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अनुच्छेद 326 में संशोधन करके यह बदलाव तात्कालिक राजीव गांधी सरकार द्वारा किया गया था, ये आपको याद रखना है और यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में लंगट सिंह कॉलेज स्थित है जिसे यूनेस्को की विरासत सूची में जगह मिली थी? तो यह स्थित है दोस्तों मुजफ्फरपुर में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यहाँ स्थित पुरानी खगोलीय वेधशाला के कारण इसे चर्चा मिली थी। हमारा अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि वोल्ट मीटर का उपयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है और धारा मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में चोरी चोरा की घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया, उस समय बिहार के किस नेता ने स्वराज दल के बिहार चैप्टर का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों उस समय जो है नेतृत्व किया गया था श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1923 में जब स्वराज दल बना तो बिहार की इस शाखा का नेतृत्व श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 10वीं अनुसूची का संबंध जो है दोस्तों यह दल बदल विरोधी कानून से है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो यह था बख्तियार खिलजी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1193 ईस्वी के आसपास उसने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया था। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रकाश का वेग निर्वात में लगभग कितना होता है? तो प्रकाश का वेग निर्वात में लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपको याद रखना है और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह ब्रह्मांड में सबसे तेज गति है। हमारा अगला प्रश्न है बिहार में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बिहार में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो है यह पूसा समस्तीपुर में स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसे अब केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव अधिकार दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस प्रति वर्ष जो मनाया जाता है यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1 दिसंबर को एड्स दिवस और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो दोस्तों यह नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं और वे ही उपाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं जिसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो दोस्तों यह कहा गया था अनुच्छेद
32 को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। इसके तहत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन भागलपुर में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था दीप नारायण सिंह की अध्यक्षता में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इस अधिवेशन में बिहार को एक अलग प्रांत बनाने की मांग को और मजबूती दी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि सार्वभौमिक रक्तदाता किस रक्त समूह को कहा जाता है? तो सार्वभौमिक माने देने वाला, यह रक्तदाता समूह है रक्तदाता समूह ओ, और ओ में भी क्या, ओ निगेटिव, ये आपको याद रखना है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि रक्तदाता समूह ओ विशेषकर ओ निगेटिव में कोई एंटीजन नहीं होता है, इसीलिए इसे भी अन्य समूह वाले व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है। ए बी समूह सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि सोन नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो सोन नदी जो है बिहार के दोस्तों रोहतास जिले में प्रवेश करती है, ये आपको याद रखना है। और इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और उत्तर की ओर बहते हुए बिहार के रोहतास जिले में प्रवेश करती है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारी पानी का मुख्य उपयोग परमाणु रिएक्टरों में किस रूप में किया जाता है? तो दोस्तों यह मंदक के रूप में किया जाता है, ये आपको याद रखना है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारी पानी यानी D2O न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए उपयोग किया जाता है ताकि नाभिकीय विखंडन नियंत्रित रह सके। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में रामसर स्थल के रूप में घोषित कांवर झील किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों कांवर झील जो है यह बेगूसराय में स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की गोखुर झील है और बिहार का एकमात्र रामसर स्थल है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों और उत्तरदायित्वों का वर्णन है? तो दोस्तों यह है 12वीं अनुसूची। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसे 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन अजातशत्रु के काल में कहाँ किया गया था? तो दोस्तों यह किया गया था राजगीर यानी सप्तपर्णी गुफा में। दोस्तों बौद्ध जो समितियाँ हुई थी इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बनेगा, इसलिए इसे आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद 483 ईसा पूर्व में महाकश्यप की अध्यक्षता में इसका आयोजन हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो है दोस्तों यह वाट होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड होता है। एम्पियर विद्युत धारा का और ओम प्रतिरोध मात्रक का होता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार का गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि उनकी सादगी और गांधीवादी विचारधारा के कारण उन्हें बिहार का गांधी और देश रत्न भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के कितने जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो उन जिलों का नाम है उन जिलों की संख्या है 7। उन जिलों का नाम यहाँ पे आप देखेंगे कि वे जिलों हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये 7 जिले जो हैं बिहार के वे नेपाल से टच करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है, मतलब छोड़ी जाती है पौधों द्वारा? तो उस गैस का नाम है दोस्तों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है पौधों के द्वारा छोड़ा जाता है यानी मुक्त किया जाता है। यहाँ पे व्याख्या में देखेंगे
पौधों सौर ऊर्जा की उपस्थिति में जल और CO2 का उपयोग करके भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में छोड़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर जो थे वे थे दोस्तों विलियम टेलर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि उसने पीर अली द्वारा पटना में शुरू किए गए विद्रोह का निर्दयता से दबा दिया था। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में निर्वाचन संविधान प्रावधान दिए गए हैं, यानी इलेक्शन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो दोस्तों यह दिया गया है भाग 15 के में, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग और चुनाव प्रक्रियाओं का वर्णन है। हमारा अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो यह मानी जाती है कपास की खेती के लिए। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है और इसमें जल धारण की क्षमता बहुत अधिक होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 का अधिवेशन संपन्न हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था बांकीपुर पटना में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता RN माधोलकर ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है कि उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का मान जो होता है वह 7 होता है। pH स्केल का पैमाना होता है 0 से 14 के बीच में और बीच वाला उदासीन होता है जो कि 7 होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय होता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है पश्चिमी चंपारण में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह एक बाघ अभयारण्य भी है। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है यह जिनेवा में स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को गेट के स्थान पर की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि आवृत्ति का SI मात्रक क्या है? तो आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि प्रति सेकेंड होने वाले कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में 3 कठिया प्रथा का संबंध किस फसल की खेती से था? तो इसका संबंध जो है नील की खेती से था, यानी 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में नील की खेती करना था। यहाँ पे व्याख्या में देखेंगे किसानों अपनी जमीन के 3/20 भाग में नील की खेती करना अनिवार्य था, जिसके विरुद्ध 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। हमारा अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो इसकी आयु की जो अधिकतम होती है वह 65 वर्ष होती है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए यह आयु 62 वर्ष थी और उच्चतम न्यायालय के लिए यह 65 है। हमारा अगला प्रश्न है नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो वह विटामिन है दोस्तों विटामिन ए। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसका सबसे अच्छा स्रोत गाजर होता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश के बाद मगध पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ था? तो मौर्य वंश के बाद जो है शुंग वंश का शासन स्थापित हुआ था, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की नींव रखी थी। हमारा अगला प्रश्न है कि ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस इकाई का
उपयोग किया जाता है? तो ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डाप्सन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा इस प्रश्न का 100वां क्वेश्चन पूरा होता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे और ये प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और इस सेट से आपके एग्जाम में 15 से 20 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है दोस्तों। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।